वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। मेरा नाम है प्रतीक कुमार। आई एम द फाउंडर ऑफ इन्वेस्टिंग विज और आपका पर्सनल फाइनेंस मेंटोर। अगर आपने मेरा मार्च 2025 का पब्लिक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का अपडेट अभी तक नहीं देखा है तो आई विल स्ट्रांगली एनकरेज कि आप ये वीडियो को देखने के पहले प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं एक एक करके आपके सामने लेके आ रहा हूँ डीप डाइव एनालिसिस ऑफ ऑल द म्यूचुअल फंड पिक्स जो कि मेरे पब्लिक पोर्टफोलियो का पार्ट है। तो पिछले वीडियो में मैंने लार्ज कैप फंड्स जो मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है उसके बारे में हमने डीप डाइव एनालिसिस किया था, तो आप उसको भी जरूर चेकआउट करिएगा प्लीज। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी की जो आज के मार्केट कंडीशंस में आउट परफॉर्म कर रही है, वो है फ्लेक्सी कैप फंड्स। इस वीडियो में कोई भी थ्योरेटिकल ज्ञान आपको नहीं देने वाला हूँ, कोई आपको हाई लेवल ओवरव्यू नहीं मिलेगा, बल्कि मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से कि पर्सनली मैंने क्या स्टेप्स फॉलो किए थे to pick the flexi cap funds which I have in my public portfolio। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स आखिर होते क्या है, इन्हें क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स आखिर होते क्या है। देखिए, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, इसके नाम में ही फ्लेक्सी है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कैटेगरी में जो फंड मैनेजर होता है उसके पास कंप्लीट फ्रीडम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसी भी मार्केट कैप वाले फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। इसका मतलब उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं कि आपको सिर्फ लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना है या मिड कैप में ही करना है या स्मॉल कैप में ही करना है। डिपेंडिंग ऑन द मार्केट साइकिल्स या मार्केट जो भी सिचुएशन है, उस बेसिस में फंड मैनेजर जो है आपके फंड को रोटेट कर सकता है अक्रॉस एनी मार्केट कैप। मतलब लार्ज कैप में अगर आपके फंड्स पार्कड है और जो स्मॉल कैप फंड्स है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, तो आपका जो फंड मैनेजर है वो क्या करेगा, आपका जो फंड्स है वो यहाँ से उठा के यहाँ मूव कर देगा। सिमिलरली जो मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत हेवी करेक्शंस आ रहे हैं, जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, तो उस केसेस में जो फंड मैनेजर होगा वो आपके स्मॉल कैप्स को रीएडजस्ट करके आपके पोर्टफोलियो को लार्ज कैप्स की तरफ डाइवर्ट कर देगा। तो ये कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे फंड मैनेजर को मिलती है, इसलिए फ्लेक्सी कैप फंड्स पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट फंड्स। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जिसको स्टेबिलिटी भी चाहिए, अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स आर टेलर मेड फॉर यू। तो मेरे 52 लाख के पब्लिक पोर्टफोलियो में मैंने फ्लेक्सी कैप को 30% का वेटेज दिया है, विच इज द हाईएस्ट वेटेज इन द एंटायर पोर्टफोलियो। देखिए, रीजन बहुत ही सिंपल था, इसमें मेरे को डाइवर्सिफिकेशन भी मिल रहा है और साथ ही साथ मुझे डायनामिक एलोकेशन का एडवांटेज भी मिल रहा है। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की एग्जैक्टली मैंने क्या स्टेप्स फॉलो किए थे टू अराइव टू द 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स जो कि मैंने मेरे पोर्टफोलियो के सिलेक्शंस में फाइनलाइज किए थे। चलिए मैं आपको टिकर टेप पे लेके चलता हूँ। टिकर टेप में जाके हम जाएंगे स्क्रीनर पे और स्क्रीनर पे जाके हम म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेंगे एंड देन वी स्टार्ट स्क्रीनिंग। इसके बाद जो आप लेफ्ट साइड में फिल्टर्स देख रहे हो, यहाँ पे हम कुछ फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम अदर्स वाली कैटेगरी में जाके यहाँ पे हम फ्लेक्सी कैप फंड को सिलेक्ट करते हैं। ओके, AUM जो कि असेट अंडर मैनेजमेंट होता है, ये एक तरीके से हमें ट्रस्ट देता है कि भाई उस पर्टिकुलर फंड में टोटल कितने करोड़ का असेट मैनेज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मिनिमम 10,000 करोड़ के फंड्स तो एटलीस्ट वो फंड हाउस मैनेज कर रहा हो। ओके, तो हमारे काफ़ी सारे जो रिजल्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएंगे। जो 10,000 करोड़ से कम के AUM है वो फंड्स हम उन फंड्स में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, उसके अलावा हम कुछ एडिशनल फिल्टर्स अप्लाई करेंगे जो हमने लार्ज कैप फंड्स के सिलेक्शन के टाइम पे भी किया था। रिटर्न्स में हम जाते हैं तो यहाँ पे हम फिल्टर्स लगाएंगे कैगर ऑफ 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स का। CAGR जो होता है दोस्तों वो होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि एक तरीके का एनुअलाइज्ड एवरेज इंक्रीज आपको बताता है फंड वैल्यू की ओवर अ पीरियड ऑफ एक्स नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब कि लास्ट 3 इयर्स में आपको कंपाउंडेड रिटर्न्स कितने मिले, 5 इयर्स में कितने मिले और 10 इयर्स में कितने मिले। तो ये तीनों जो क्राइटेरियाज होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टू गिव यू एन इंडिकेशन कि इस फंड ने लास्ट 3 साल, 5 साल और 10 सालों में कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड रिटर्न्स कितने दिए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बेंचमार्क मेरे हिसाब से होता है टू इवैल्यूएट एनी म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्राइटेरिया होता है, उसको हम बोलते हैं 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न। इसको भी हम अपने क्राइटेरिया में रखेंगे। तो 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न जो होता है वो एनुअलाइज्ड एवरेज रिटर्न आपको बताता है लास्ट 3 ईयर्स के। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। फिर हम रिस्क पे जाएंगे तो रिस्क में हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मैक्सिमम ड्रॉडाउन। मैक्सिमम ड्रॉडाउन एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बता देता है उस पर्टिकुलर फंड का। मतलब कि जब मार्केट गिरता है तो फंड ने मैक्सिमम कितना फॉल झेला फ्रॉम इट्स पीक। ठीक है, तो जितना कम ड्रॉडाउन होता है उतना बेटर आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन मिलता है। दिस इज वाई वी आर सिलेक्टिंग मैक्सिमम ड्रॉडाउन ऑल्सो
एज वन ऑफ द क्राइटेरियाज। रेशियोज़ में हम जाएँ तो यहाँ पे हम सिर्फ शार्प रेशियो को सिलेक्ट करेंगे। शार्प रेशियो जो होता है वो एक मेजर ऑफ रिस्क आपको बता देता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको बता देता है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के। तो ये बताता है कि फंड ने जितना रिटर्न दिया है वो किस लेवल ऑफ रिस्क पे दिया है, मतलब फंड मैनेजर ने कितने कम रिस्क पे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं या ज़्यादा रिस्क लेके आपको ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, तो शार्प रेशियो काफ़ी अच्छा इंडिकेटर होता है। जितना हाई शार्प रेशियो होगा उतना ही स्मार्टर इन्वेस्टिंग मानी जाती है और उतना ही फंड का परफॉर्मेंस अच्छा माना जाएगा। ओके, तो शार्प रेशियो को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो हमारा जो फ़िल्टर जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ 13 ही रिजल्ट्स निकल के आ गए, क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी फ़िल्टर्स अप्लाई कर दिए हैं। तो बहुत सारे जो फंड्स हैं जिसमें हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था वो तो ऑल एज इट इज़ जो है वो निकल चुके हैं यहाँ पे लिस्ट में से। तो अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा इनटू एन एक्सेल शीट और फिर आई विल टेक यू थ्रू द एक्सेल शीट और फिर उस शीट पे हम कुछ फिल्टर सॉर्टिंग वगैरह करके देखेंगे कि कौन से 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जो हमारे लिए सूटेबल हो सकते हैं फॉर आवर पोर्टफोलियो। जैसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने टिकट टेप से जो भी फ्लेक्सी कैप फंड्स हमने शॉर्टलिस्ट किए थे उसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है इनटू एन एक्सेल शीट, ताकि हम इस पर एक फर्दर सॉर्टिंग करें और फिल्टर्स डालें। जो भी फंड्स हमको यहाँ से एलिमिनेट करने हैं हम उसको एलिमिनेट करके विल जस्ट स्टिक टू टॉप 3-4 फंड्स जिसमें से हम फाइनल 2 सिलेक्शंस अपने करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं फिल्टर्स अप्लाई कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम 3 ईयर एवरेज रोलिंग के बेसिस पे यहाँ पे सॉर्टिंग कर देते हैं। तो 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये सारे फंड्स जो है ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स रहे हैं। अब यहाँ पे 18% से नीचे जो भी फंड्स हैं उसको हम उड़ा देते हैं। ओके, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी फंड जिसने कि 18% के से कम के 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न्स दिए हैं। तो मैं ये सारे फंड्स को यहाँ से उड़ा देता हूँ। ओके, तो अब हमारे पास बचते हैं सिर्फ 6 फंड्स टू चूज़ फ्रॉम। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट 10 ईयर्स का जो कैगर है इसके बेसिस पे हम सॉर्टिंग करके देखते हैं। तो 10 ईयर के कैगर पे ये फंड्स हैं हमारे पास, 5 ईयर कैगर पे ये फंड्स आ रहे हैं और 3 ईयर कैगर पे ये फंड्स आ रहे हैं। ओके, तो 10 ईयर कैगर और 5 ईयर कैगर के हिसाब से हमारे पास ये फंड्स बचते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं क्राइटेरिया यहाँ पे लगाता हूँ असेट अंडर मैनेजमेंट पे। AUM इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर मी, क्योंकि मुझे ट्रस्ट देता है कि जितना ज़्यादा असेट मैनेज हो रहा है अंडर अ फंड हाउस उतना ही कॉन्फिडेंस एज एन इन्वेस्टर मुझे मिलता है। ओके, तो पर्सनली मेरे लिए AUM इज़ अ वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। ऑफ कोर्स बाकी क्राइटेरियाज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, AUM पे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेस देता हूँ। ओके, तो AUM के बेसिस पे हम देखें तो हमारे पास अब ये 5 फंड्स इस रैंक पे आ रहे हैं। तो हम जो भी लास्ट 3 फंड्स है उसको उड़ा देते हैं, जो कि 45,000 यहाँ 16,000 काफ़ी मैसिव डिफरेंस है। तो ये तीनों फंड्स को हम यहाँ से उड़ा देंगे। तो इवन दो इनका फ्रैंकलिन इंडिया का आप देखोगे तो इसका तो ओके ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड तो वैसे भी लिस्ट से जाना चाहिए, क्योंकि इसने इट्स अ रिलेटिवली न्यूअर फंड। इसने 5 ईयर्स और 10 ईयर्स तक तो इट वाज नॉट इवन अराउंड। तो ये 5 साल और 10 साल का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है, तो ये फंड तो वैसे भी हमारी लिस्ट में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोटक और फ्रैंकलिन इंडिया मोतीलाल ओसवाल को कंपेयर करें AUM के बेसिस पे तो 45,000 और 16 और 11,000 के बीच काफ़ी डिफरेंस आता है। तो पर्सनली आई विल नॉट बी सो कॉन्फिडेंट गोइंग विद दीज 2 फंड्स, इनको भी हम यहाँ से उड़ा देंगे। ओके, तो हमारे पास बचते हैं सिर्फ 3 फंड्स, तो हमारा सिलेक्शन काफ़ी ईजी बन जाएगा। अब यहाँ पे अब 3 ईयर एवरेज रोलिंग के हिसाब से अगेन इस पर एक असेंड डिसेंडिंग ऑर्डर पे हम देख लेते हैं। तो ये टॉप 2 जो फंड्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं वो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस पर नज़र घुमाना तो AUM दोनों का बहुत हेल्दी है। HDFC फ्लेक्सी कैप का जो असेट अंडर मैनेजमेंट 64,000 करोड़ के ऊपर है, विच इज़ वेरी गुड। वहीं पराग पारिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड, 88,000 करोड़ का इसका AUM है। एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो इसका थोड़ा हाई है कंपेयर टू दीज 2, बट अगर हम उसके अगेंस्ट जो उसके रिटर्न्स दिए हैं 3 ईयर्स 5 ईयर्स और 10 ईयर्स से कंपाउंडेड रिटर्न्स वो काफ़ी सॉलिड है। इवन 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न इसका हाईएस्ट है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन से सबसे ज़्यादा झेला है, मतलब ये अपने पीक से सबसे ज़्यादा गिरा है, एज मच एज 41%। और शार्प रेशियो की बात की जाए तो दोनों का शार्प रेशियो काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि 1 के ऊपर शार्प रेशियो जनरली अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको बता के दे रहे हैं कि फंड मैनेजर ने कितनी कम रिस्क पे आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। तो शार्प रेशियो जितना हायर साइड पे होता है उतना ही बेटर परफॉर्मेंस माना जाएगा पोर्टफोलियो का। तो क्लियरली कोटक फ्लेक्सी कैप फंड को भी हमें टाटा बाय बाय करना पड़ेगा।
तो फाइनली वी वर लेफ्ट विद दीज टू फंड्स। तो मेरी पर्सनल यही इन्वेस्टमेंट थीसिस रही थी कि मैंने ये दो पर्टिकुलर फंड्स को ही क्यों पिक किया है एज अ फ्लेक्सी कैप पिक्स इन माय पब्लिक पोर्टफोलियो। दोस्तों ये सारे क्राइटेरियाज के अलावा इन दो पर्टिकुलर फंड्स को चूज करने के पीछे मेरा एक और रीजन ये भी रहा है कि ये दोनों फंड्स कलेक्टिवली मेरे को मिलके इंडियन प्लस ग्लोबल एक्सपोजर दोनों देते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें ओवरलैप भी काफी कम था अक्रॉस टॉप होल्डिंग्स, जो कि मुझे बेटर डाइवर्सिफिकेशन भी देता है। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ किसी फंड का नाम सुन के या किसी के बोलने या किसी के रिकमेंडेशन में इन्वेस्ट कर देते हो तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो प्लीज किसी यूट्यूबर की बात आप ना सुनो, इंक्लूडिंग मी। आप अपना खुद का दिमाग लगाओ, अपना खुद का थॉट प्रोसेस अप्लाई करो, अपना खुद का लॉजिक लगाओ, और आपके कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए क्या बेस्ट सूटेबल फंड्स हैं आपके गोल के हिसाब से, तो आप उस बेसिस में अपनी थीसिस बना के आप अपने फंड सिलेक्ट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में अपने पोर्टफोलियो के लार्ज कैप फंड्स का डीप डाइव एनालिसिस किया, इस वीडियो में हमने फ्लेक्सी कैप्स को डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिड कैप फंड जो मैंने पब्लिक पोर्टफोलियो में रखा है उसके ऊपर डीप डाइव एनालिसिस करूंगा। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड और आप मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी मेरे साथ फॉलो करते रहें इसी तरह से। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो प्लीज लाइक करें एंड प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, इट विल हेल्प अस इमेंसली। और जितना हो सके इन्वेस्टिंग को सपोर्ट करें, इस वीडियो को जितना हो सके से शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नियर एंड डियर वंस सबके साथ। चलिए मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज प्रतीक फ्रॉम इन्वेस्टिंग विज, ओवर एंड आउट।